तो मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले हम नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है उसकी बात करेंगे। आपको याद होगा इसी महीने पहली तारीख यानी 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को खूब फटकार लगाई थी और उनकी याचिका सुनने से ही मना कर दिया था। इसके अलावा उन्हें देश के बिगड़े हालात के लिए जिम्मेदार बताया था। नुपुर शर्मा के एक बार फिर से अपने खिलाफ देश भर में दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग हुई। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। 8 राज्यों में दर्ज एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को की जाएगी। नुपुर शर्मा का केस सुनने वाले आज भी वही जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारदीवाला थे। इन्होंने 1 जुलाई को केस सुना था, लेकिन आज जजेस का रवैया बदला हुआ दिखा। नुपुर की तरफ से दलील रखते हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि 1 जुलाई को की गई कोर्ट की टिप्पणी के बाद स्थितियां बदली हैं। पाकिस्तान से एक व्यक्ति ने नुपुर की हत्या के इरादे से भारत आने की आशंका जताई उसकी जा रही है। पटना में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो भी नुपुर की हत्या की साजिश रच रहे थे। ऐसे में यह संभव नहीं हो पाएगा कि नुपुर देश के अलग अलग हाई कोर्ट में जाकर आवेदन दे। इससे उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। जजेस ने बात को गंभीरता से लिया। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमने जब आपको वैकल्पिक कानूनी रास्ते अपनाने को कहा था तो हमारा मकसद यही था कि एफआईआर रद्द करने की शक्ति हाई कोर्ट के पास होती है, आप वहां जाएं। लेकिन अब बदले हुए हालात में ऐसा हो पाना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में हम इस समस्या का समाधान करेंगे। इस पर मनिंदर सिंह ने कहा कि पहले एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी, इसीलिए सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। मामला दिल्ली ट्रांसफर होने के बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में एफआईआर को रद्द करने से जुड़ा आवेदन दे सकते हैं। जजेस ने कहा कि वो अपने पिछले आदेश में संशोधन करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को सुनना बेहतर होगा। इसीलिए सभी 8 राज्यों को नोटिस जारी कर रहे हैं और अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। जजेस ने साफ किया कि तब तक 26 मई को हुई टीवी कार्यक्रम को लेकर दर्ज किसी भी एफआईआर में नुपुर की गिरफ्तारी नहीं होगी। ना इस मामले में अगर भविष्य में कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें भी गिरफ्तारी नुपुर की ना की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट की बहस में नुपुर शर्मा के वकीलों की तरफ से एक पाकिस्तानी घुसपैठिए का जिक्र किया गया। उसके बारे में आपको अभी मैंने बताया। यह शख्स नुपुर की हत्या के लिए भारत में दाखिल हुआ है। यह पाकिस्तानी घुसपैठिया राजस्थान के श्री गंगानगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुआ है। नाम इसका रिजवान है। इस पाकिस्तानी घुसपैठिए को हिंदूमल कोट बॉर्डर से बीएसएफ के जवानों ने पकड़ा है। रिजवान को 16 और 17 जुलाई की सुबह करीब 3 बजे पकड़ा गया था। इस घुसपैठिए ने 0 लाइन पार कर भी ली थी, लेकिन भारत की तारबंदी वो पार नहीं कर पाया था। वो पाकिस्तान के मंडी बहाउद्दीन शहर का रहने वाला बताया जा रहा है। भारत में घुसने के बाद उसका अजमेर शरीफ दरगाह जाने का प्लान था। दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाने के बाद रिजवान नुपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। रिजवान से अभी अलग अलग सुरक्षा और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। रिजवान ने यह बताया है कि नुपुर के बयान के बाद पाकिस्तान में मौलवियों की बैठक हुई थी। उसमें रिजवान अशरफ ने नुपुर शर्मा को मारने का जिम्मा लिया था। अब यह पता लगाया जा रहा है कि वो भारत में किन लोगों से मिलने वाला था और नुपुर शर्मा तक पहुंचने में उसकी मदद कौन करने वाला था। नुपुर शर्मा के खिलाफ नफरत में रिजवान अशरफ किस हद तक कट्टर हो गया कि वो बगैर किसी जानकारी के भारत आ गया। उसे यह भी नहीं पता कि नुपुर शर्मा रहती कहां है। वो यही कह रहा है कि अल्लाह मुझे उस तक पहुंचा देता। लेकिन यही नफरत भारत में दिख रही है। नुपुर शर्मा के समर्थन या उनके वीडियो देखने पर भी हमले हो रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी से असहिष्णुता पर यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। चप्पू कैसे मारा है यार? रिंकू हॉस्पिटल जा यार। खून से लथपथ ये लड़का भले ही ठीक दिख रहा हो, लेकिन इसे 4 से 5 बार चाकू मारा गया है। इसका नाम अंकित है। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है। अंकित का आरोप है कि वो नुपुर शर्मा का एक वीडियो देख रहा था और उसी वक्त
कुछ मुस्लिम युवकों ने उस पर हमला कर दिया। हमले से पहले झगड़ा भी हुआ था। वीडियो देख रहे थे, वो लड़का आया, बोला कि क्या देख रहा है, हिंदू है। वो फिर वो शांत रहा। फिर वो सिगरेट पी के धुआं जबरदस्ती फेंका मेरे मुंह पे, ऐसे करके आग फिर फेंका, सिगरेट का आग जो होता है। हम उस पे बोले कि नहीं फेंक, ऐसे झगड़ा वगड़ा किए। उसके बाद झगड़ा किए, 2-3 जन जिससे झगड़ा हुआ, चौथा आके चाकू मारते, 3 जन आके चाकू मारा पीछे से। अच्छा, आपको करीब 6 बार चाकू मारा गया? 6 बार मारा गया। अच्छा, जो चाकू मारा था क्या नाम था सबका? नहीं जानते। आप पहले से उन लोग को जानते थे? नहीं जानते। ये वीडियो अंकित पर हमले के फौरन बाद का बनाया हुआ है। जिस पान की दुकान के बाहर ये हमला हुआ, उसी के बाहर का ये वीडियो है। इसमें अंकित की पीठ से खून बहता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। अरे इसको बहुत चाकू मारा है यार, लेके जा इसको यार। अंकित की हालत सीरियस थी, इसीलिए उन्हें दरभंगा में भर्ती कराया गया है। अंकित का साफ साफ कहना है कि वो नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहे थे, इसीलिए उन पर हमला हुआ। लेकिन अंकित के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती एफआईआर में नुपुर शर्मा के इस प्रकरण का जिक्र नहीं किया। उन पर दबाव बनाया गया कि वो नुपुर शर्मा का नाम ना ले। हालांकि पुलिस अंकित के परिवार के इन आरोपों से इनकार कर रही है। एफआईआर दर्ज कराया तो उसमें आप लिखे थे कि नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था? जी लिखे थे जी। एफआईआर में पुलिस नहीं दर्ज की? नहीं किया। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का ये दफा हटा दो, दूसरा दफा लगा दो। मैंने पुलिस ये कह रही थी कि नुपुर शर्मा का नाम नहीं डालो इसमें। नहीं, नुपुर शर्मा का नाम नहीं डालो। ये कौन कह रहा था? ये दरोगा कह रहा था। दरोगा या डीएसपी एसपी कौन? हाँ, डीएसपी भी कह रहा था। डीएसपी भी कह रहे थे कि नुपुर शर्मा का नाम मत डालिए, बाकी जो नाम डालना है डालिए। लोग पान खाने के लिए और सिगरेट पीने के लिए गए थे, 2 बच्चे, और उसी आपस में तो कुछ बकझक हो गया। सिगरेट का धुआं लगा था तो उसी में बकझक हो गया। ये तो छोटी मोटी घटना है। वो उस नुपुर शर्मा से ये किसी तरह संबंधित नहीं है। माता पिता आरोप लगा रहे हैं कि जब हम लोगों ने नुपुर शर्मा मामले का जिक्र नहीं किया, तब जाकर हमारी एफआईआर दर्ज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जिस तरह से लिख के दिया है उसी पे एफआईआर हुआ है। सीतामढ़ी के जिस गांव में घटना हुई, वहां के लोग भी नुपुर शर्मा की वजह से झगड़ा होने की बात से इनकार कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर कह रहे हैं कि झगड़ा सिगरेट पीने को लेकर हुआ था। लोगों ने बताया कि जो लड़का चाकू चलाया है वो लड़का सिगरेट पी रहा था और सिगरेट पीने के क्रम में उसका धुआं उसके चेहरे पर चला गया। तो अंकित झा ने कहा कि भाई धुआं तुम उधर फेंको। तो मतलब 2 बार उसके चेहरे पर फेंका तो वो लड़का क्या किया, उसके चेहरे से सिगरेट ऐसे ले करके और साइड में फेंक दिया, जिसकी वजह से उसको पकड़ा पकड़ी हुआ, धक्का धक्की होने लगा। उसी क्रम में उसको चाकू लगा। धुएं के लिए ही झगड़ा हुआ। वीडियो तो नहीं, हम लोग तो देखे नहीं कि वीडियो देख रहा था या नहीं देख रहा था। हम कंफर्म हम नहीं इसका बात को नहीं है, ताकि हम देखे नहीं। गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अंकित नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था कि नहीं देख रहा था, लेकिन सिगरेट के धुएं की वजह से वो झगड़ा होने और फिर चाकूबाजी की बात कर रहे हैं। पुलिस का भी यही बयान है। हालांकि अंकित और उसका परिवार कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसका जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी सच है कि ऐसी घटनाओं में प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही या गलत बयानी जिले के माहौल को खराब कर सकती है। और इसीलिए प्रशासन की ये पूरी कोशिश होती है कि वो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने से रोके। शायद इसीलिए इस पूरे केस में नुपुर शर्मा के एंगल से इनकार किया जा रहा हो। हम दावे के तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर देश में असहिष्णुता का माहौल है, ये आप भी जानते हैं और हम भी। नुपुर शर्मा के समर्थन की वजह से राजस्थान के उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल की नृशंस हत्या की गई, ये सच है। कन्हैया लाल का समर्थन करने वालों को धमकियां मिल रही है, ये सच है। नुपुर को लगातार मारने की साजिशें बेनकाब हो रही है, ये सच है। राजस्थान, वहां के नेता है किरोड़ी लाल मीणा, उनके साथ बिल्कुल वही हुआ। असहिष्णुता कैसे उनके खिलाफ उनकी जान की जो है धमकियां मिलने लगी जान से मारने की, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने अपने 1 महीने का वेतन कन्हैया लाल के परिवार को देने का ऐलान कर दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। 1 जुलाई को राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा कन्हैया लाल के परिवार से मिलने उदयपुर गए थे।
इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में अपनी 1 महीने की सैलरी दे रहे हैं। अब कन्हैया लाल के परिवार के इसी समर्थन की वजह से किरोड़ी लाल मीणा को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा ये पत्र उनके दिल्ली के सांसद आवास पर प्राप्त हुआ। इसके अंदर अखबार की कटिंग है जिसमें कन्हैया लाल के परिवार को 1 महीने का वेतन देने का समाचार छपा है और साथ में धमकी भी है जिसमें लिखा है, अब किरोड़ी मीणा तेरा नंबर है, क्योंकि तू खुद को बड़ा हिंदूवादी नेता और हिंदुओं का पैरोकार समझकर हम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। कुछ दिन पहले उदयपुर जाकर अपनी तनख्वाह के पैसे देकर गुस्ताखी करने वाले की मदद की है। ये तूने बड़ी गुस्ताखी की है और हम मुसलमान को कट्टर तालिबानी कहा है, इसीलिए अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। कादिर अली, राजस्थानी। किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर धमकी की जानकारी दी है। नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मेरा संस्कार है और ऐसे समाज कंटक देश विरोधियों के खिलाफ जीवन भर लड़ता आया हूँ, आगे भी लड़ूंगा। न डरने वाला हूँ, न झुकने वाला हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरे को पीएसओ दिया हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि एक सांसद को ये धमकी आखिर कौन दे रहा है। कोई एक आदमी है या फिर इसके पीछे कोई संगठन काम कर रहा है। ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश का माहौल खराब करने के लिए कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। बस अब एजेंसियों को पता लगाना है कि वो है कौन। मास्टर स्ट्रोक में अब ऐसी रिपोर्ट जो खबरों के बाजार में गुम हो गई है। ये खबर पाकिस्तान और चीन की जॉइंट डकैती के प्लान की खबर है। चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी लूट की साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। अब लूट का पहला फेज शुरू भी हो चुका है। इस लूट के निशाने पर आधी शताब्दी की जंग से उबर रहा अफगानिस्तान है, जहां एक ऐसा खजाना दबा हुआ है जिसे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत कहा जा रहा है। क्या है ये खजाना और कैसे इसकी लूट की साजिश तैयार की जा चुकी है, हमारी स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। आधी शताब्दी तक सुपर पावर का रणक्षेत्र रहे अफगानिस्तान में अमन लौटा भी नहीं है कि उस पर दुनिया के भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है। उसका एक और पड़ोसी पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डकैती की प्लानिंग कर रहा है और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब उस डकैती के ब्लूप्रिंट की तैयारी की जा रही थी। इस तस्वीर के बाईं ओर हैं पाकिस्तान के विदेश सचिव सुहेल मोहम्मद और उनसे कोहनी लड़ा रहे हैं अफगान मामलों पर चीन के विशेष दूत यू शाओयोंग। इन्होंने इस्लामाबाद में एक बैठक कर अफगानिस्तान की किस्मत की लकीरों का फैसला करने की कोशिश की और इस बैठक के बाद एक बयान जारी किया। इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की बैठक में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और आपसी हितों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान में सी-पैक के विस्तार पर विचार किया। चीन और पाकिस्तान के साझा बयान में ही दुनिया की सबसे बड़ी लूट की साजिश का ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है और ये लूट है फ्यूचर एनर्जी यानी भविष्य की ऊर्जा की। इसका सबसे बड़ा खजाना कहीं और नहीं अफगानिस्तान में छिपा है और ये खजाना है लिथियम। अमेरिका भी अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दे चुका है। अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान की लूट की साजिश का ब्लूप्रिंट हम खोलें उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब क्यों कहा जा रहा है। अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब अमेरिका के पेंटागन की एक रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार अफगानिस्तान के पास है। अमेरिका की रिपोर्ट ये दावा करती है कि अफगानिस्तान के लिथियम भंडार की कीमत 80 लाख करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अफगान प्रशासन का दावा है कि यह खजाना 250 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अफगानिस्तान में जितना लिथियम इस वक्त मौजूद है उसकी तुलना दुनिया के टॉप लिथियम पैदा करने वाले देशों से की जाए तो आप ये समझ लेंगे कि ये भंडार है कितना। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की लिथियम भंडार
करीब 50 करोड़ टन के आसपास का है, जबकि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लिथियम उत्पादक बोलीविया का कुल भंडार लगभग 2 करोड़ टन का है, यानी अफगानिस्तान से 25 गुना कम। अर्जेंटीना दूसरे सबसे बड़े भंडार के रूप में अभी उभर रहा है और उसके पास है लगभग 2 करोड़ टन, 1.7 करोड़। चिली के पास 90 लाख टन का लिथियम भंडार है। ऑस्ट्रेलिया के पास 27 लाख टन, चीन के पास 20 लाख टन का भंडार है। इन आंकड़ों से आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान में लिथियम का भंडार पूरी दुनिया के मुकाबले कितना है और कितना ज्यादा है। अब सवाल यह है कि चीन की नजर अफगानिस्तान के लिथियम पर क्यों है? यह समझाने के लिए लिथियम के इस्तेमाल के बारे में आपको जानना होगा। लिथियम का इस्तेमाल हर तरह की मोबाइल बैटरी में होता है, समझ रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी भी बगैर लिथियम के नहीं बन सकती है। कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसके लिए भी लिथियम जरूरी होता है। ग्रीन एनर्जी का स्टोरेज लिथियम बैटरी में ही हो सकता है। दुनिया इस वक्त पेट्रोल छोड़ रही है, इलेक्ट्रिक कार की तरफ बढ़ रही है। किसी भी किस्म की ऊर्जा के स्टोरेज के लिए भी लिथियम बैटरी ही इस्तेमाल होती है, यानी आने वाले वक्त में लिथियम दुनिया का पेट्रोल बनने वाला है। और चीन लिथियम बैटरी से जुड़े कारोबार पर तेजी से मोनोपोली बना भी रहा है। दुनिया भर के लिथियम रिफाइनिंग के 80% कारोबार पर चीन ने अभी कब्जा कर लिया है। दुनिया की 77% लिथियम बैटरी चाइना में ही बन रही है। लिथियम बैटरी से जुड़े उपकरणों में भी 60% चीन में ही तैयार हो रहा है। चीन ये समझ चुका है कि लिथियम आने वाले वक्त का तेल है और इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कहना भी शुरू कर दिया है। चीन ने इसीलिए इस खजाने को लूटने के लिए BRI और CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। और वो कैसे कर रहा है ये काम, समझिए। छोटे और गरीब देशों को लूटने के लिए चीन का सबसे कारगर हथियार BRI है, यानी बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट, जिसका पाकिस्तान से गुजरने वाला हिस्सा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है। चीन पाकिस्तान का CPEC चीन के काशगर से निकलकर पाकिस्तान के ग्वादर तक जाता है। अब चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ये समझाने में लगे हैं कि वो भी इसे अफगानिस्तान के काबुल तक ले जाने की इजाजत दे दे। इस सिलसिले में 3 महीने पहले ही चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। उस वक्त इमरान सरकार थी और तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि वो कैसे तालिबान को CPEC के लिए मना रहे हैं। हमने आज फैसला किया है कि चाइना और पाकिस्तान ने इस पर तबादला ख्याल किया था। आज अफगानिस्तान से भी बात हुई है और अफगानिस्तान ने अपनी आमादगी दे दी है टू एक्सपैंड CPEC इनटू अफगानिस्तान। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिससे कि रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो प्रमोट होगी और ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाते ही चीन तालिबान सरकार को लुभाने में लगा है। चीन के विदेश मंत्री बार बार तालिबान के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और तालिबान भी चीन की चाल में फंसता हुआ दिख रहा है। او زموږ ملي تجار د پانګونې لپاره کارونه آماده کړي دي. ځینې لوی پروژې د سړک جوړونې برخه ده یا په ځینو نور برخو په باندې کار روان ده او له ځینې هیوادونو سره د استخراجاتو په برخه کې موږ تیار یو نږدې یو چې توافق ته ورسېږو. نو دغه اوسنی اقتصادي وضعیت مقطعي ده، لنډې زمانې دپاره انشاءالله بیرته به وضعیت ټول نورمالېږي او موږ به په وضعیت باندې قابو پیدا کوو. امید ده چې ډېر لوی تشویش نه وي. रक्षा जानकारों के मुताबिक अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC को अफगानिस्तान तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में बनाए रखने की मंशा रखता है और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो कुदृष्टि है वो पूरे अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवादी पर्पजेस के लिए भी करने की होती है। तो इस तरह से देखें तो ये जो चाइना और पाकिस्तान यदि CPEC को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करते हैं तो ये भारत के लिए भी चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। अफगानिस्तान में अगर चीन पाकिस्तान ने लिथियम की लूट शुरू कर दी तो ये अफगानिस्तान के लिए भी बेहद खतरनाक होगा और दुनिया के लिए भी कम नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लिथियम ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान को लूटेंगे। और चीन की लूट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अफगानिस्तान में चीन सिर्फ लिथियम ही नहीं लूटने वाला है बल्कि उसकी नज़र अफगान की ज़मीन पर मौजूद
कई बाकी कीमती खजाने पर भी है। कैसे? जैसे अफगानिस्तान में अब तक 6 करोड़ टन तांबे का पता चला है। करीब 200 करोड़ टन लोहा अफगानिस्तान में मौजूद है। 25 मीट्रिक टन सोना भी अफगानिस्तान में पाया जा चुका है। 14 लाख टन का यूरेनियम का भंडार भी इसी जमीन पर मौजूद है। लगभग 2.5 लाख टन का जिंक का भंडार इस सरजमीन पर है। करीब 16,000 करोड़ के महंगे पत्थरों की खान भी अफगानिस्तान की जमीन पर ही है। इस खजाने की अहमियत आप अमेरिका की एक रिपोर्ट से समझ लीजिए, जिसमें कहा गया कि अगर अफगानिस्तान में शांति आ जाए और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल शुरू हो जाए तो अफगानिस्तान को एक संपन्न और धनी देश बनने में 1 दशक से भी कम समय लगेगा, यानी 10 साल से भी कम। जिस खजाने से अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकती है, उस पर अब चीन और पाकिस्तान की बुरी नजर लग गई है। अब बादलों के बार बार फटने और उनसे होने वाली तबाही के बारे में बात करनी है। इस साल जुलाई के महीने में अब तक बादल फटने की कई घटनाएं देख चुके हैं आप। हमने कई खबरें आप तक पहुंचाई है। अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से बादल फटने की खबर आई है। किन्नौर में बादल फटा है। उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। नदियां, बरसाती नाले उफन रहे हैं। जान पर आफत बन रही है। पहले आप बादलों से बरसती बर्बादी की तस्वीरें देखिए, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीते कुछ सालों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी क्यों हैं और इसके पीछे वजह क्या है। बादलों पर किसका जोर, बल्कि इनके जोर के सामने तो इंसान भी बेबस है। किन्नौर के शलखर गांव में बादल फटा तो बस्ती की तरफ सैलाब बह चला। हमारे शलखर बाढ़ आए हुए हैं, बादल फटे ऊपर से। ये पानी सीधे बस स्टैंड की ओर जाते हुए, नीचे गाड़ियां दबते हुए बस स्टैंड की तरफ पूरे उनके साथ फ्लड के साथ पूरा गाड़ी दबते हुए। बादल फटने से आए अतः पानी के साथ बड़े बड़े पत्थरों ने बर्बादी मचा दी। किन्नौर के शक्लर गांव में पूरी बस्ती मलबे में दफन हो गई। शुक्र किसी की जान नहीं गई। बच गई जान बच गई, वही बहुत पूरा मलबा जाम कर दिया। वो इनका क्या है? इनका ये कहाँ है? गए। ये मकान 8 से 10 फीट ऊंचे हैं, लेकिन अभी सिर्फ इनकी छत दिखाई दे रही है। पानी के साथ आई गाद, मिट्टी और पत्थरों ने सब दफन कर दिया। गाड़ियां, बुलडोजर, सड़कें सब तबाह हो गई। किन्नौर तिब्बत की सीमा से सटा इलाका है। यहाँ आमतौर पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ भी बादल फटा और तबाही ले आया। बादलों ने बर्बादी उत्तराखंड में भी मचा रखी है। उत्तराखंड के चंपावत के टनकपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से नाला उफान पर आया तो इलाके के लोग तस्वीर बनाने लगे और तभी सामने एक स्कूल बस आती है। ड्राइवर पानी की प्रचंड धार की ताकत से ज्यादा अपनी रफ्तार पर भरोसा करता है और यही गलती कर बैठता है।
जाए रही? बस पहुंच जा रही है उधर गए भैया करीब 60 टन वजनी बस पानी की चपेट से सड़क से खिसककर नाले में जा गिरी। राहत यह है कि बस में बच्चे नहीं थे। बस का ड्राइवर और उसका सहयोगी बस से निकलकर जान बचाते हैं। अरे ऊपर को आ जाओ, इधर को नीचे को जाओ, नीचे से नीचे पानी में नीचे को, यहाँ गहरा बहुत है, उधर को जाओ। पानी की रफ्तार कम होती है तो बचाव का काम रफ्तार पकड़ता है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से टनकपुर पूर्णागिरी धाम के रास्ते पर बहने वाली पहाड़ी नाले में भी उफान आ गया। आसपास के लोग अपनी जरूरतों के लिए इन नालों को पार कर रहे हैं। पूर्णागिरी तीर्थ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की जान भी आफत में पड़ गई है। पहाड़ी राज्यों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही है। घंटों में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी मिनटों में हो जाती है। इसके बाद नदियों में सैलाब, बस्तियों में बर्बादी होने लगती है। पहाड़ी राज्यों में अब तक बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी है और हमने आपसे वादा किया था कि पिछले कुछ सालों में जो बादल फटने की ये घटनाएं बढ़ी हैं उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। 6 जुलाई को हिमाचल के कुल्लू के मणिकर्ण में बादल फटा। इस आपदा में 4 लोग बह गए। 8 जुलाई को अमरनाथ में बादल फटा। 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 55 लोग घायल हुए। 9 जुलाई को जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 18 जुलाई को हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, बड़ा नुकसान हुआ। ये सभी घटनाएं इसी साल जुलाई महीने की हैं। पहले ये जानते हैं कि बादल फटना होता क्या है और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की आपदाएं इतनी जल्दी क्यों आ रही है, रेकरिंग क्यों है। एक छोटे इलाके में जब बहुत भारी बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। इस स्थिति में होता यह है कि बादलों से भारी मात्रा में पानी गिरता है और पूरे इलाके में फ्लैश फ्लड आ जाती है। आमतौर पर बादल फटने की घटनाएं हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र में होती है। साल 2021 में हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की 26 घटनाएं हुई थी। हम आपको प्रतीकात्मक वीडियो के जरिए ये समझा सकते हैं कि जब बादलों से इस तरह पानी गिरने लगता है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। ये वीडियो बादल फटने के दौरान बनाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने ये बादल फटने की परिभाषा जो है तय कर रखी है। उन्होंने बारिश को मिलीमीटर के हिसाब से नापने का एक पैमाना बना रखा है। अगर किसी इलाके में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना माना जाता है। 1970 से 2016 तक 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने वाली सिर्फ 30 घटनाएं हुई हैं। कुछ मौसम विज्ञानी 1 घंटे के अंदर 50 से 100 मिलीमीटर के बीच बारिश को मिनी क्लाउड बर्स्ट मानते हैं। हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं सामान्य तौर पर जुलाई, अगस्त इन 2 महीनों में होती है, लेकिन साल 2021 में मई के महीने से ही पहाड़ी राज्यों में मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं शुरू हो गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे जहां पर स्थित है वहां 1926 से लेकर 2015 तक के रेनफॉल डेटा पर रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि घटनाएं बढ़ क्यों गई, ये ज्यादा क्यों होने लगी है? पर्यावरणविद मानते हैं कि धरती का बढ़ता तापमान इसकी एक वजह है। रिसर्च कहती है कि आने वाले समय में दुनिया भर में मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं और बढ़ जाएंगी। समुद्र का तापमान सामान्य से ऊपर बढ़ने लगा है। तापमान बढ़ने पर वातावरण में नमी बढ़ती चली जाती है। नमी से भरे बादल जब हिमालयी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो गर्म हवाओं से वो टकराते हैं। इसी कारण बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं। दुनिया भर के पर्यावरणविद समुद्रों के बढ़ते तापमान और रेनफॉल के पैटर्न पर अभी शोध कर रहे हैं। शुरुआती रिसर्च है जिसमें यह माना जा रहा है कि बढ़ते तापमान की वजह से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है और कम ही वक्त में बहुत ज्यादा बारिश होने से बर्बादी भी बढ़ रही है। धरती को सींचकर नया जीवन देने वाली बरसात अब बर्बादी का कारण बन रही है।
देश की कृषि व्यवस्था आज तक बारिश पर निर्भर है, लेकिन असामान्य बरसात की वजह से कहीं खेत सूख रहे हैं तो कहीं बस्तियां डूब रही हैं। पहले असम डूबा, फिर गुजरात का नवसारी डूबा, वलसाड सहित कई शहर डूबे। अब महाराष्ट्र का चंद्रपुर गले गले पानी में है। इंसानों की जिंदगी परेशानी में है। चंद्रपुर के मकान डूब चुके हैं। राहत और बचाव टीम चंद्रपुर से नावों में चक्कर काट रही है। पूर्वी महाराष्ट्र का ये शहर वर्धा नदी की 2 सहायक नदियों एराई और जरपद के किनारे बसा हुआ है। भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से नदी उफान पर है, शहर की जान पर बनाई है। ये महाराष्ट्र के अकोली की तस्वीरें हैं। गांधी ग्राम में पूर्णा नदी में भारी बाढ़ की वजह से अकोला अकोट रास्ता बंद हो चुका है। अकोला में गांधी ग्राम के पूर्णा नदी पुल के ऊपर से करीब 7 से 8 फीट पानी बह रहा है। महाराष्ट्र के शहरों का हाल बुरा है तो वडोदरा भी बारिश के पानी में सांसें रोके खड़ा है। बीती रात की तेज बरसात के बाद वडोदरा की मुख्य सड़क पानी में डूब गई। रात भर जो बारिश गिरी, 3 इंच बारिश गिरने से शहर के कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है। अभी हम आजवा रोड पे मौजूद है ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी भर चुका है, घुटन तक ये पानी है। इसीलिए लोग और जो यहाँ पर जो 2 चक्री वाहन आ रहे हैं वो यहाँ आने से घबरा रहे। बात करें तो ये इलाके में कई सालों से ये दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ आपको तालाब जैसी स्थिति दिखती नजर आएगी, क्योंकि ये जो प्रशासन है अभी भी नींद में लग रहा है। पहाड़ों में बादल फटने से तबाही हो रही है। मैदानों में भारी बारिश बर्बादी बन रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने समन भेजा है। कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। पत्राचौल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है संजय राउत को सुबह 11 बजे ईडी की तरफ से। इस मामले में पहले भी ईडी राउत को बुला चुकी है और इनफैक्ट बयान दर्ज कर चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।